क्या भारत में महंगाई वाकई कम हो रही है या यह आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान से पहले की शांति है? मार्च के आंकड़े 3.4% पर शांत दिख रहे हैं, लेकिन थोक बाजार यानी कि WPI 38 महीनों के उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंच गया है? क्या हम अनजाने में स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे इस आर्टिकल को, जिसका शीर्षक है डिसेप्टिबली बिनाइन। यह एडिटोरियल भारत की तेल पर निर्भरता और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये के उस खतरनाक कनेक्शन को उजागर करता है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। आज इस वीडियो में हम 4 बड़े पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे। पहला पॉइंट है WPI बनाम CPI क्यों थोक महंगाई का बढ़ना आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि बाहर से जो महंगाई आ रही है वो क्या है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ने कैसे भारत में खाद, प्लास्टिक और दवाइयों को महंगा कर दिया है। तीसरा है स्टैगफ्लेशन का खतरा, क्या भारत की GDP ग्रोथ रुकने वाली है जबकि कीमतें आसमान छुएंगी। और चौथा है रेन्यूएबल एनर्जी, क्या जीवाश्म ईंधन को छोड़ना अब भारत की मजबूरी बन चुका है। तो अगर आप UPSC, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ एक जागरूक नागरिक के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। डिसेप्टिवली बिनाइन, ये डिसेप्टिवली जो है ना, डिसीव से बना है। डिसीव का मतलब होता है किसी को भ्रम में रखना, ठीक है ना। तो ये और बेनाइन जो शब्द है वो होता है हानि रहित, मतलब हार्मलेस। एक मलाइन शब्द होता है MALIGN, ठीक है, आप सुने होंगे मेलाइन, LIGN मेलाइन, और एक होता है बेनाइन। तो मेलाइन का मतलब ये हार्मफुल होता है यानी खतरनाक, जैसे मेलाइन ट्यूमर होता है जो कैंसरस होता है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस नहीं होता है, यानी कि वो हानि रहित होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कहना की जो कोशिश कर रही है हो रही है कि जो वर्तमान में जो महंगाई के जो आंकड़े दिख रहे हैं, ठीक है, वो भ्रामक हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है तेल पर हमारी निर्भरता के कारण जो है महंगाई का खतरा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है डिसेप्टिवली बेनाइन। और इसका जो सब हेड है वो है इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अवॉइड एम्पलीफाइंग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। कहने का जो मतलब है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी कि कोयले और पेट्रोल जैसे ईंधन जो है उसको छोड़कर भारत को जो है नए विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ताकि किस चीज़ को अवॉइड, ताकि बाहर से जो आने वाली जो महंगाई है यानी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको बढ़ने से रोका जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While India's March retail inflation at 3.4% rose marginally from February's 3.2%, this increase is deceptively benign। कहा जा रहा है कि भारत में जो मार्च की जो खुदरा मुद्रास्फीति कह सकते हैं आप इसको, या खुदरा महंगाई कर सकते हैं, वो मात्र 3.4% है, जो कि बहुत ही मामूली दर से बढ़ा है फ्रॉम फरवरी। फरवरी में जो है ये 3.2% था, बहुत ही मामूली दर में बढ़ोतरी हुई है ये 3.2 से 3.4%। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है, दिस इंक्रीज इज डिसेप्टिवली बनाइन, ये बड़ा भ्रामक एक भ्रम पैदा करने वाला, या आप कह सकते हैं ये जो मामूली बढ़त जो है ना असल में धोखे देने वाली है, क्योंकि स्थिति इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकती है, ठीक है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द अपवर्ड प्रेशर ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स विच क्लाइम टू अ 38 मंथ हाई ऑफ 3.88% इन मार्च। ये जो है ना ये स्पष्ट है, एविडेंट है फ्रॉम द अपवर्ड प्रेशर ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक महंगाई दर जो है ना वो काफ़ी बढ़ रही है। अपवर्ड प्रेशर है, एक ऊपर से जो है ना एक बढ़ता दबाव है, यानी कि इस पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये
क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है विच क्लाइम टू, जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए विच जो आ रहा है ना यहाँ पर, वो WPI के लिए आ रहा है, तो विच क्लाइम टू 38 मंथ हाई ऑफ 3.88%। ये 38वें महीने के उच्चतम स्तर पर है ये, और ये होके बढ़ के कितना हो गया 3.88% इन मार्च, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, ठीक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है यहाँ पर, दैट वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, हैज़ ट्रांजिशन टू अ न्यू बेस ईयर ऑफ 2024। यानी कि कहने का मतलब जो खुदरा जो महंगाई है, यानी कि CPI की जो गणना है, वो अब 2024 के नए नियमों यानी कि बेस ईयर से हो रही है, ठीक है। जबकि WPI जो है अभी भी जो है 2011-12 के ही बेस ईयर को इस्तेमाल कर रहा है, उसी मतलब उसी आधार पर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक डाइवर्जेंस, जो ये दोनों का जो अंतर है, दैट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए व्हेन इंटरप्रेटिंग द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा। जब आप लेटेस्ट जो नवीनतम कह सकते हैं आंकड़ों की जब व्याख्या कर रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये जो अंतर है इन दोनों के तरीकों में, जो ये अंतर है, डाइवर्जेंस है, उसको समझते हुए जो है ना, या उसको जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप ये लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हों, ठीक है। वाइल द मार्च CPI कह रहा है आगे, ये जो मार्च का जो CPI है अपीयर्स कंफर्टेबली विद इन द RBI's 4% to 6% टॉलरेंस बैंड। कह रहा है कि ये जो मार्च का जो खुदरा महंगाई है ना, RBI की समय सीमा, सॉरी RBI की जो तय सीमा है, जो एक टॉलरेंस बैंड है ना, वो 4 से 6% रहने का, उसके अंदर ही ये दिख रहा है, ठीक है। द रीडिंग मास्क अ फार मोर कॉम्प्लेक्स बिल्डअप ऑफ प्रेशर्स ड्रिवन प्राइमरीली बाय राइजिंग इनपुट कॉस्ट स्पेशली फ्यूल प्राइसेस। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन यह जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये आपका CPI का, यह नंबर जो है उस बढ़ते दबाव को छुपा रहा है, मास्क कर रहा है, मास्क मतलब छुपा रहा है। द रीडिंग, ये जो आप रीडिंग है CPI का जो रीडिंग है, रीडिंग कितना है आपका, जो 3.88% है, सॉरी 3.8 नहीं है, ये जो है आपको कितना परसेंट दिया गया था, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। CPI जो है वो इतना है, ठीक है। CPI बहुत कम ही बढ़ा है, मतलब कि 4% के आसपास ही है वो। तो ये जो रीडिंग है, ये जो CPI का जो रीडिंग है ना, ये क्या कर रहा है कि ये रीडिंग मुख्य रूप से जो है ना, जो महंगाई जो है, यानी कि इनपुट आपका जो लागत है, ठीक है, द रीडिंग मास्क ये छुपाती है अ फार मोर कॉम्प्लेक्स, एक कहीं ज़्यादा जटिल बिल्डअप ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो दबाव को वो छुपाती है, जो कि किसके वजह से आ रहा है, मुख्य रूप से राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से आ रहा है। जो इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो कच्चे माल की जो बढ़ती कीमत है उसके वजह से आ रहा है, और क्या, स्पेशली फ्यूल प्राइसेस, खास करके जो ईंधन की जो कीमत है उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। WPI इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है फ्रॉम अबाउट 2.4% इन फरवरी टू 3.88% इन मार्च, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। WPI की जो महंगाई दर है वो आपको 2.4% जो कि फरवरी में थी, अब मार्च में जो है ये 3.88% हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये संकेत देता है अ शार्प मंथ ऑन मंथ एक्सेलरेशन इन होलसेल प्राइस प्रेशर, ठीक है ना। ये जो है इंडिकेट करता है कि थोक बाजार में जो है कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। दिस हैज फाउंड ओनली म्यूटेड रिफ्लेक्शन इन फूड प्राइसेस, ठीक है। ये जो है केवल म्यूटेड रिफ्लेक्शन इसको जो है दिखने को मिला है फूड प्राइसेस में, विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, जिसमें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो कि CFPI जो है वो बहुत ही मामूली बढ़ा है फ्रॉम रफली लगभग 3.4% जो कि फरवरी में था,
उससे जो है 3.8% इन मार्च। यानी कहने की यह बात है कि जो थोक कीमतों में इतनी बढ़त, मतलब कि इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद जो खाने पीने के चीज़ों के दाम जो है अभी उतने नहीं बढ़े हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है ना, ये म्यूटेड रिफ्लेक्शन हुआ है, उतना नहीं बढ़ा है फूड प्राइसेस में, जबकि जो थोक कीमतों में बढ़त बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बावजूद जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में, यानी कि फूड प्राइसेस में जो है उसकी बढ़ोतरी बहुत ही मतलब कि मामूली हुई है, म्यूटेड रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है। ठीक है ना, विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो मामूली दर से बढ़ा है, वो लगभग 3.4% जो कि फरवरी में था, अब बढ़कर मार्च में 3.8% हो गया है। समझ गए? अगला जो ये है, सेवरल फैक्टर्स, कई सारे जो कारण हैं आर ड्राइविंग दिस डाइवर्जेंस, मतलब कि ये जो अंतर है ना इन दोनों के बीच, थोक और खुदरा जो महंगाई के बीच का जो ये अंतर है, इसके कई कारण हैं। कह सकते हैं मतलब इस ये जो मतलब कि कई सारे जो कारण है ना इस अंतर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से जो सबसे मुख्य है वो है क्या है, रुपीस का प्रिसिपिटस डेप्रिसिएशन ऑफ अबाउट 2.5% to 3% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, यानी कि थोक और खुदरा महंगाई के बीच जो यह अंतर है ना उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो है भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2.5% से 3% तक तेजी से गिर गया है। ठीक है, गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब यहाँ पर जो है ना चूंकि, या आप कह सकते हैं एक कारण बता रहा है, क्रूड ऑयल जो है और गैस जो है वो ग्लोबली ट्रेडेड होता है डॉलर्स में। ठीक है ना, विश्व भर में जो है उसको ट्रेड किया जाता है, या कारोबार जो होता है वो डॉलर्स में होते हैं। तो ये क्या हुआ है, इसके वजह से दिस इज एम्पलीफाइड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जिसके वजह से क्या हुआ है कि डॉलर महंगा होने से जो है हमारे लिए तेल महंगा हो गया है, और इसी को जो है ना आयातित महंगाई यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ गए बात को? द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान, ये जो यूएस इजराइल का जो युद्ध है ईरान पर, ठीक है ना, हैज़ डिसरप्टेड, इसने बाधित किया सप्लाई चेन्स को फॉर दिस क्रिटिकल फ्यूल्स। ये जो क्रिटिकल फ्यूल्स थे, यानी कि बड़ा जो एक महत्वपूर्ण जो ईंधन थे, उसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को जो है इसने बाधित कर दिया, यानी कि इस वजह से जो है तेल की सप्लाई चेन टूट गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि पुशिंग अप ग्लोबल प्राइसेस एंड ट्रांसमिटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर अक्रॉस इकोनॉमीज। इसके वजह से क्या हुआ, दुनिया भर में जो है वो क्या होने लगा कि कीमतें बढ़ने लगी, और अर्थव्यवस्था में जो है महंगाई का दबाव जो है वो आने लगा, उसमें वो दिखने लगा कि ट्रांसमिटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो महंगाई के दबाव जो है पूरे विश्व मतलब कि अर्थव्यवस्था में दिखने लगा ये चीज़। द रुपीज़ का डेप्रिसिएशन जो है, यानी कि रुपये का जो गिरना है, यानी कि रुपया का जो गिरना है, हैज़ ऑल्सो रेज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स। इसने क्या किया, इसने कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स यानी कि आयात की जो लागत भी जो है ना उसने बढ़ा दी। ठीक है, जिसमें शामिल है फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे शामिल है, ये सब के जो लागत हैं वो बढ़ा दिया, जिसके वजह विच आर ये जो हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, वेल मेनी फर्म्स, जबकि कई सारी जो कंपनियां हैं ना, मेनी फर्म्स हैव एब्जॉर्ब दिस कॉस्ट, मतलब कि अभी तक जो है बहुत सी जो कंपनियां हैं ना ये बढ़ी हुई कीमतों का बोझ खुद उठाया है, एब्जॉर्ब दिस कॉस्ट, दिस मे नॉट बी सस्टेनेबल। लेकिन ये जो है ना सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, मतलब क्या कहेंगे आप, लेकिन ये जो लंबे समय तक जो है इसका बोझ नहीं उठाया जा सकता है, सस्टेनेबल नहीं है। एट द सेम टाइम, इसी समय कहिए या फिर कह सकते हैं आप इसको साथ ही, ठीक है, एट द सेम टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी आना, संकुचन जिसको कहते हैं, निर्यात में जो कमी आई है, जो कि डाउन अबाउट 3 to 4% ईयर ऑन ईयर, सालाना जो है 3 से 4% की कमी आई है, और आयात में जो है डाउन अबाउट 5 to 6% ईयर ऑन ईयर, और आयात में जो है सालाना जो है 5 से 6% की कमी आई है मार्च में।
इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग डिमांड अलोन। ये जो है ना, ये इसलिए नहीं है कि लोग सामान जो है कम मांग रहे हैं, ठीक है, बल्कि इसलिए है बट ऑफ वार इंड्यूस्ड सप्लाई डिसरप्शन, बल्कि जो है ये इसलिए है क्योंकि युद्ध की वजह से सामान पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ये वार इंड्यूस्ड सप्लाई डिसरप्शन है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स यानी कि जवाब में, ठीक है, इसके जवाब में जो है एक्सपोर्टर्स यानी कि जो निर्यातक हैं, खास करके एमएसएमईज जो हैं, आर रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू द डोमेस्टिक मार्केट। वो क्या कर रहे हैं, वो जो है अपने उत्पादों को जो है या उत्पादन को जो है घरेलू बाजार की ओर मोड़ रहे हैं। मतलब अब जो है ये जो सामान बाहर बेचती थी यानी कि निर्यात करती थी, अब वो अपना सामान जो है भारत के अंदर ही बेच रही है। और इसमें सहायता दिया गया है पॉलिसी रिलैक्सेशन यानी कि सरकार के द्वारा जो है नियमों में ढील दिया गया है, उसके वजह से इनको सहायता मिली है। दैट अलाउ ग्रेटर डोमेस्टिक सेल्स, जिसके वजह से है जो देश के अंदर ज़्यादा बिक्री हो सके फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है यानी कि निर्यात उन्मुख इकाइयों से जो है अधिक घरेलू बिक्री की अनुमति देती है, यानी कि यहाँ पर जो है देश के अंदर जो है यानी कि ज़्यादा बिक्री किया जा सके इनके द्वारा, ठीक है। दिस इज़ क्रिएटिंग लोकलाइज सप्लाई ग्लट्स। ये बड़ा अच्छा, ग्लट्स का मतलब भरमार होता है, ठीक है ना, यानी कि अत्यधिक, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक क्रिएट कर रहा है लोकलाइज सप्लाई ग्लट्स। ये जो है ना, जो कह सकते हैं स्थानीय बाजारों में जो है ना सामान की भरमार कर रहा है, एक तरीके से अधिकता पैदा कर रहा है, ठीक है। डिलेइंग प्राइस पास थ्रू का मतलब भी समझिए। पास थ्रू का मतलब होता है जो वृद्धि होता है ना, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कीमतों में वृद्धि में ना देरी हो रही है, ठीक है ना, यानी कि कीमतें तुरंत नहीं बढ़ रही है। इवन एज, जबकि प्रोड्यूसर मार्जिन्स जो है ना कंप्रेस ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जबकि मतलब कि क्या कह सकते हैं आप, कंपनियों को जो मुनाफा है ना, यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी हो गया, उनके जो मुनाफा या मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स को मुनाफा ही कहते हैं, ठीक है ना, वो कम हो रहा है क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ठीक है। बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट की वजह से जो है प्रोड्यूसर्स का मार्जिन जो है वो कंप्रेस हो गया, कम हो गया। द रिजल्ट इज अ टेम्पररी सप्रेशन ऑफ सीपीआई। रिजल्ट जो है, इसका परिणाम जो है, इसका नतीजा जो है, खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई जो है अभी के लिए दबी हुई लग रही है, ठीक है। रिजल्ट जो है टेम्पररी सप्रेशन ऑफ सीपीआई, वो मतलब कि अभी के लिए टेम्पररी है ये, तो उसका परिणाम जो अस्थाई जो है ना, एक वो दबाव में है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो खुदरा महंगाई अभी के लिए दबी हुई लग रही है। एज दिस प्रेशर्स अनवाइंड, जैसे ही ये प्रेशर हटता है, ठीक है ना, अनवाइंड होता है, ठीक है, खत्म होता है, इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, तब इन्फ्लेशन जो है उसकी संभावना है बढ़ने की। इवन एज ग्रोथ स्लोज, जबकि ग्रोथ जो है वो धीमे हो जाएगी, आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा, ठीक है, जो इंगित करता है स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बल्कि इमर्जिंग स्टैगफ्लेशनरी रिस्क की तरफ। बल्कि ये जो है ना, ये क्या होता है, ये स्टैगफ्लेशन का एक संकेत होता है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि स्टैगफ्लेशन जो है वो है क्या। अर्थशास्त्र में जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसे अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा सपना माना जाता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्टैगफ्लेशन नाम है इसका, तो स्टैग से मतलब कि एक शब्द हो गया स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता या मंदी, और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ठीक है। आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में सब उल्टा होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए आप इन पहलुओं को देखें। जैसे पहला है, स्टैगफ्लेशन की तीन मुख्य निशानियां होती है, जैसे कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में ये तीन चीज़ें एक साथ होने लगे तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। पहला, हाई इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने और ईंधन की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। दूसरा जो है लो ग्रोथ यानी कि देश की जीडीपी या तो बढ़ नहीं रही होती या गिर रही होती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो जाता है।
और तीसरा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि चूंकि विकास रुक जाता है इसलिए कंपनियां लोगों को नौकरी से निकालने लगती है या भर्तियां बंद हो जाती है। ये खतरनाक क्यों है? सरकार और रिजर्व बैंक के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके समाधान एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अगर सरकार जो है महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती है तो बिजनेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे विकास और धीमा हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अगर सरकार विकास बढ़ाने के लिए पैसा बाजार में डालती है तो महंगाई और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। तो आज के एडिटोरियल के संदर्भ में स्टैग्फ्लेशन कैसे आप देखेंगे? यहाँ जो है तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही है, इससे लागत बढ़ रही है जिससे महंगाई बढ़ेगी। दूसरा है युद्ध और सप्लाई चेन जो है, युद्ध की वजह से जो है व्यापार कम हो रहा है जिससे विकास धीमा हो रहा है। और तीसरा है रुपये की गिरावट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रुपया कमज़ोर होने से बाहर से आने वाला जो सामान है वो महंगा हो रहा है, जो आग में घी का काम कर रहा है। तो ये है स्टैग्फ्लेशनरी जो आपका रिस्क जो है इसके वजह से मतलब कि उभर रहा है। ठीक है, द IMF's लेटेस्ट, ये जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसका लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, नज़रिया जो है, एक तरीके से उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या कर रहा है, वो फ्लैक्स मतलब चेतावनी दे रहा है। फ्लैक्स मतलब चिन्हित करना और उस पर चेतावनी देना दोनों होता है। क्या? राइजिंग ग्लोबल रिसेशन रिस्क, ये जो है ना बढ़ते हुए मंदी का खतरा जो है वो बता रहा है। एंड इसने जो है कम किया है, ट्रिम्स किया है इंडिया का FY27 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 को के ग्रोथ फोरकास्ट को वो करके 6.2% कर दिया है। RBI भी हैज़ इकोड दिस कंसर्न्स, इन चिंताओं को RBI ने भी मतलब कि जाहिर किया है, इको किया है। इको मतलब उसका समर्थन किया है, एक तरीके से यही चिंताएं जताई हैं। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स चैलेंज अंडर स्कोर्स, ये जो कॉम्प्लेक्स चैलेंज, ये जो जटिल एक पेचीदा जो है आपका, वो क्या कर रहा है, अंडर स्कोर रेखांकित करता है द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज, यानी कि यह जो मुश्किल चुनौती है ना, ये दिखाती है कि जो देश तेल के लिए दूसरों पर निर्भर है वे कितने असुरक्षित हैं, वो कितने कमज़ोर हैं। ठीक है, इस चीज़ को रेखांकित करती है, इस चीज़ को दर्शाती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये अवसर भी देती है इंडिया के लिए कि वो अपने शिफ्ट को, अपने बदलाव को बढ़ाए टू रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो ये संकट जो भारत के लिए एक मौका भी देती है कि वो सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी की ओर अपनी रफ्तार बढ़ा दे। समझ गए? तो आपने देखा कि ये जो आज के एडिटोरियल का जो सार है वो 3.4% की खुदरा महंगाई सिर्फ एक दिखावा हो सकती है। असली चुनौती उस बढ़ते इनपुट कॉस्ट में है जिसे कंपनियां अभी झेल रही है, लेकिन लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगी। भारत के लिए अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तेल की निर्भरता को कम करें, वरना वैश्विक युद्ध और डॉलर की उठापटक हमारी अर्थव्यवस्था को स्टैग्फ्लेशन की खाई में धकेल सकती है। अब एक सवाल आपके लिए भी है, क्या आपको लगता है कि भारत 2027 तक अपनी ग्रोथ रेट को बरकरार रखते हुए महंगाई पर काबू पा लेगा, या फिर हमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों पर अपनी रफ्तार और भी तेज करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इसने आपकी समझ को बेहतर बनाया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे द हिंदू के एक नए और ज़रूरी एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद। एक मिनट, कल नहीं मिलेंगे, आज ही अभी कुछ देर में फिर से एक नया एडिटोरियल आपको अपलोड कर रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। बिहार के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।